हमारा देश चांद पे पहुंच गया। लेकिन कुछ दिन से एक मामला चल रहा है कि एक टनल में कुछ मजदूर फंस गए हैं। चांद पे तो हम पहुंच गए, लेकिन टनल से अब तक मजदूर को नहीं निकाल पाए। तो हमें ज़मीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा। हमको दूसरे देश में झंडा फहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देश का जो ज़मीनी स्तर का मुद्दा है, उस मुद्दे के हिसाब से चुनाव लड़ना चाहिए और लोगों को भी उस हिसाब से वोट करना चाहिए, बिना जाति धर्म को देखते हुए। यादव समुदाय के लोगों से जाके पूछिए कि भैया बिहार के मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे, तो एकदम खुलेआम बोलेंगे भैया मुझे तेजस्वी यादव को बनाना है। क्यों? क्योंकि वो उनके समुदाय का है। आप पासवान से जाके पूछिए किसको बनाना, रामविलास पासवान। लेकिन मुसलमानों का पूरे हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं है, और जब मुसलमान अपनी लीडरशिप को मजबूत करना चाहता है तो उसे महागठबंधन के द्वारा तोड़ दिया जाता है। स्वागत है आपका पॉलिटिक्स एपिसोड में। आज हम जो है भागलपुर ज़िले के सनहोला में मौजूद हूँ और हमारे साथ जो है AIMIM का जो है एक अच्छा कार्यकर्ता मौजूद है, मजबूत कार्यकर्ता मौजूद है, जिसको जो कि अपने पहचान से जो है कि वाकिफ़ है। आप जानते होंगे इन्हें, सैयद फैजान भाई जी है। हम इनसे बात करने के लिए आए हैं पॉलिटिक्स एपिसोड पे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपकी टीम का कि हमारे साक्षात्कार के लिए आप लोग यहाँ पे आए। पॉलिटिक्स को आप किस नज़रिए से देखते हैं? अभी का जो पॉलिटिक्स है, किस तरह का पॉलिटिक्स होना चाहिए? जिस तरह से आप AIMIM से बिलोंग करते हैं, इसकी एक अलग पहचान है, इसकी एक अलग राजनीति है, इस पर आप थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे खुशी की बात यह है कि पिछले कुछ विगत सालों से जो है यूथ राजनीति में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये चीज़ देख के बहुत खुशी होती है कि नौजवान जो है राजनीति को समझने की कोशिश कर रहा है। और हमारी पार्टी पे जो इल्ज़ाम लगते हैं या जो भी इसका मकसद है, हर पार्टी का एक अपना मोनोपोली होता है, तो वो भी मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, आप जो भी सवाल रखेंगे तो। कभी कभी हम देखते हैं कि MIM को लेकर के जो है बहुत सारी बातें होती है और आप लोग उस चीज़ को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप इसको जो है क्षेत्र में किस तरह से दिखाना चाहते हैं कि ये किस तरह का काम कर रही है? इस तरह देखिए, हम लोगों का जो राजनीतिक मकसद है, MIM का जो पॉलिटिकल जो मकसद है, उसका साफ ये है कि हमारी लड़ाई राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई है। ना हमारी लड़ाई कोई CM PM बनने की है, ना किसी मंत्री बनने की है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हिस्सेदारी की है कि अगर हमारी हिस्सेदारी 18% या 20% है तो पॉलिटिकल जो हिस्सेदारी हमको उतना मिलना चाहिए। जैसे अभी आप देख लें, मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, इतना बड़ा 200 से ज़्यादा विधानसभा की सीट वहाँ पे है, लेकिन किसी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी की तरफ से, बीजेपी को तो मुसलमान अपना खुला दुश्मन मानता ही है, लेकिन जिसको अपना सब चीज़ मानता है, जिसको अपने वोट से, दुआओं से, पैसों से नवाजता है, वो पॉलिटिकल पार्टी ने मध्य प्रदेश में लगभग 30 सीट मुस्लिम बहुल सीट है, जहाँ पे मुसलमान के वोटों से फैसला होता है कि कौन विधायक बनेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 सीट पे कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे मुसलमान कैंडिडेट को टिकट दिया। MIM मध्य प्रदेश में नहीं लड़ रही थी, लेकिन इस कारण से ऐसा देखने को मिला कि सिर्फ 2 सीट पे मुसलमानों को टिकट दिया गया। इस वजह से लास्ट में जो है MIM 1 सीट पे वहाँ पे फाइट कर रही है, बुरहानपुर विधानसभा से, जहाँ से कांग्रेस का ही एक कार्यकर्ता मजलिस में शामिल हुए और उनको पार्टी ने टिकट दिया। और आप आने वाले रिजल्ट के दिन देखिए, बहुत अच्छी वहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगी MIM की तरफ से। और दूसरी बात ये कि कांग्रेस के, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान, हिंदू कार्यकर्ता जो वहाँ कांग्रेस के टिकट दिए गए फैसले से नाराज़ थे, उन्होंने बुरहानपुर में जो है उनका खुला समर्थन दिया कि नहीं, हम लोग मजलिस के कैंडिडेट के साथ हैं। अच्छा, इसका जो है कई लोग जो है जानना चाहते हैं कि MIM का इनका विचार क्या है, ये किस विचार पे चलता है, किस पथ पे चलता है? तो आप थोड़ा इस पर थोड़ा विचार तो मैंने बताया कि राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई है। शुरू से ही चाहे कांग्रेस पार्टी हो या जो भी अन्य सेकुलर पार्टी हो जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहती है, उन्होंने सिर्फ हमारे वोट का इस्तेमाल किया। कभी उन्होंने हमें राजनीतिक लाभ देने का प्रयास नहीं किया। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, किसी भी स्टेट में, यहाँ पे कोई, अभी यहाँ पे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या उनके पार्टी से कोई मुसलमान MLA है अभी विधानसभा के अंदर? कोई नहीं है। एक जमा खान साहब है, वो भी हमारे गठबंधन से BSP के सीट से चुनाव जीत के आया और जदयू ज्वाइन किए, और उसके बाद अभी अल्पसंख्यक मंत्री है। तो कहने का मतलब है कि अगर मुसलमानों से इतनी ही मोहब्बत नीतीश कुमार को है तो वो चुनाव लड़ने के लिए टिकट दें और मंत्री बनाए। आपका एक तरफ से कहने का मतलब हो रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी अभी बिहार में जनसंख्या का जो वो आया, पॉपुलेशन का जो रिपोर्ट आया, उसमें जो है यादवों की जो है 14% आबादी है, मुसलमानों की 18% आबादी है। और
ये नारा जो है लालू यादव ने दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन मेरा नेता पिछले 10 साल से गरज गरज के बोल रहा है कि हमें बस वो हिस्सेदारी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप MIM में ही आकर के करें, आप किसी भी पार्टी में रहे, अपना पॉलिटिकल जो हिस्सेदारी है उसको लेने का प्रयास करें। ये यहाँ तक ये बात आती है कि बीजेपी जो है इस अभी जो ये जनगणना जो हुई है इसको तो सरासर जो है बिल्कुल झूठा साबित, यानी कि अब देखिए वो तो उनका अब यादव सम्मेलन वो लोग करवा रहे हैं, कुछ भी करवा सकते हैं, उनका तो कुछ ये नहीं है। देखिए लेकिन सच्चाई ये है ना कि आज का जो वोटर है वो लोकसभा और विधानसभा को देख के, चुनाव को देख के अलग अलग हिसाब से वोट देता है। आप विधानसभा उठा के देख लीजिए, अभी 5 स्टेट में विधानसभा का चुनाव है, वहाँ पे जो वो आएगा रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से लोकसभा का रिजल्ट आप नहीं मान सकते हैं, क्योंकि लोगों का मूड होता है। अभी आप यादव समुदाय के लोगों से जाके पूछिए कि भैया बिहार के मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे, तो एकदम खुलेआम बोलेंगे कि भैया मुझे तेजस्वी यादव को बनाना है। क्यों? क्योंकि वो उनके समुदाय का है। आप पासवान से जाके पूछिए किसको बनाना है, रामविलास पासवान। लेकिन मुसलमानों का पूरे हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं है, और जब मुसलमान अपनी लीडरशिप को मजबूत करना चाहता है तो उसे महागठबंधन के द्वारा तोड़ दिया जाता है, जैसा आप देख चुके हैं। जिस तरह से आज हमारे देश में राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं वो जाति आधारित राजनीति हो रही है, और वो खास करके बिहार में हो रही है। क्या इस जाति आधारित राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए, या आज के युवाओं को कुछ अलग सोच रखना चाहिए, उनको कुछ अलग करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मुद्दे पे राजनीति होना चाहिए। यहाँ पे अभी कम्युनल हालात हो गए हैं, देश के प्रदेश के हर जगह कम्युनल हिसाब से इलेक्शन हो रहा है। हमारी पार्टी पे खुद इल्जाम लगता है कि हम सिर्फ मुसलमानों को टिकट देते हैं। अभी हमारी पार्टी तेलंगाना में 9 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ी है, जिसमें से हमारा एक कैंडिडेट राजेंद्र नगर जो कि हैदराबाद शहर के अंदर है, वहाँ से स्वामी यादव हमारी तरफ से फाइट कर रहे हैं। गुजरात में हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव लड़ा, वहाँ पे हमारे कई कैंडिडेट हिंदू थे। बिहार में खास करके मैं खुद प्रचार में था, साहेबपुर कमाल विधानसभा बेगूसराय में, वहाँ से गोरेलाल यादव हमारे कैंडिडेट थे, बिहार शरीफ से प्रतिभा पासवान कैंडिडेट थी। तो ये लोगों को जो है इस सोच से निकलना चाहिए और अपने मुद्दे पे, क्या उनका मुद्दा है, क्या उनके विधानसभा के लोगों की ज़रूरत है, उस हिसाब से जो है मांग करके चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि किसी पार्टी को जिताना और ना किसी जाति धर्म को देखते हुए। अच्छा, आने वाली जो लोकसभा चुनाव है वो जो है बहुत नज़दीक आ रही है, और जो है कई नेताओं के द्वारा इनका प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया गया है। तो इस बार जो है आपके हिसाब से जो है क्या विकास का मुद्दा होना चाहिए, किस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर आम जनता को भी समझना चाहिए कि नहीं हमारा ये मुद्दा होना चाहिए, इस मुद्दे को लेकर जो है हम अपने प्रत्याशी को जो है लोकसभा में भेजेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए खास करके हमारे कम्युनिटी को तो अपना वो हिस्सेदारी तो के लिए तो मांग करनी ही चाहिए। बाकी जो भी वोटर्स है उनको, अभी आप देखिए कि हमारा देश चांद पे पहुंच गया, लेकिन कुछ दिन से एक मामला चल रहा है कि एक टनल में कुछ मजदूर फंस गए हैं। चांद पे तो हम पहुंच गए, लेकिन टनल से अब तक मजदूर को नहीं निकाल पाए। तो हमें ज़मीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा, हमको दूसरे देश में झंडा फहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देश का जो ज़मीनी स्तर का मुद्दा है उस मुद्दे के हिसाब से चुनाव लड़ना चाहिए, और लोगों को भी उस हिसाब से वोट करना चाहिए, बिना जाति धर्म को देखते हुए। क्या कुछ खास मुद्दा ऐसे आप बताइए अपने लोकसभा में? हाँ, अपने लोकसभा। देखिए अपने लोकसभा में तो मैंने एक चीज़ देखा है कि पहले जब 2014 में नरेंद्र मोदी माननीय इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो उस वक्त लोगों ने सिर्फ शाहनवाज हुसैन को इसलिए वोट नहीं दिया था कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, हमको हराना है, खास करके मेरी कम्युनिटी के लोगों ने। लेकिन हुआ क्या कि जब वो बुलो मंडल जी यहाँ के सांसद बने, तो शायद मैंने उनको कभी इस इलाके में देखा होगा, खास करके सनौले इलाके में। उसके बाद फिर जो है सत्ता परिवर्तन हुआ यहाँ का लोकसभा का, तो फिर माननीय अजय मंडल जी हमारे बने यहाँ के MP। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस इलाके में कोई विकास MP फंड से हुआ होगा। तो मेरे नज़र में कोई अगर तीसरा विकल्प यहाँ पे कोई बेहतर आता है बीजेपी और इस गठबंधन के अलावा, तो लोगों को उसके लिए एक बार विचार करना चाहिए। कई बार सुनने में आता है, सोशल मीडिया पे भी वायरल होता है कि MIM जो है वो एक तरह से वोट कटवा पार्टी बन चुका है, और जिस भी चुनाव में वो अपना प्रत्याशी उतारता है तो कभी इसको महागठबंधन को ही जाकर के नुकसान पहुँचता है और बीजेपी को फ़ायदा होता है। ये सवाल ज़्यादातर लोग उठाते हैं, इस पर हम आपका विचार जानना। देखिए फ़ायदा होने ना होने का हमें अब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई हम पे कुछ भी इल्ज़ाम लगाए उससे हमें नहीं फ़र्क पड़ता। कहने का मतलब है कि जब हम लोगों ने 5 विधानसभा सीट इस बार निकाला, जब हम बिना शर्त समर्थन, कोई शर्त के समर्थन जब सरकार को दे रहे थे, फिर आपने हमारे ही MLA को क्यों तोड़ा? मांझी जी भी थे, सहनी जी भी थे, उनको भी आप तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमारे ही लोगों को तोड़ा। और
मैं आपको एक राज आज बता देता हूँ। माननीय प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज यात्रा पे निकले हुए हैं, उनका कहा हुआ है कि नीतीश कुमार का आदेश था कि कोई कुछ हो जाए, अख्तरुल ईमान MP नहीं बनना चाहिए। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि मजलिस इस लोकसभा चुनाव में किशनगंज सीट जीत के जा रही है, जहां पिछले लोकसभा में पूरे 40 में 39 NDA निकाली थी और एक महागठबंधन निकाली थी। वो एक सीट जो लोग दावा करते हैं, बीजेपी भी बोलती है कि नहीं मैं वहां नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन मैं 100% अपना दावे के साथ कह रहा हूं कि अख्तरुल ईमान किशनगंज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अगले MP हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं अपने विचार को, इल्ज़ाम लगाने की बात है। आप औरंगाबाद महाराष्ट्र एक सीट है, वहाँ उठा करके देखिए, वहाँ पे हमारी आबादी बहुत कम है, वहाँ पे दलितों की आबादी ज़्यादा है। वहाँ आज़ादी के बाद से अब तक शिवसेना के MP थे, लेकिन शिवसेना के MP को हराने वाला MIM है। और वहाँ से दलित मुस्लिम का एक बहुत अच्छा गठबंधन हुआ था और उस गठबंधन से इम्तियाज़ जलील साहब जो कि वहाँ के चहेते हैं, उन्होंने वहाँ पे भारी मात्रा से भारी वोटों से जीत दर्ज की थी। अच्छा, वर्तमान समय में जो है आज के युवाओं को किस राजनीति में जो है किस ओर जाना चाहिए और उनको जो है समाज में क्या संदेश जो है फैलाना चाहिए और किस ओर खास करके आना चाहिए, विचार कौन सा आज के समय में उनको पकड़ना चाहिए, इस पर आप क्या संदेश देना? देखिए, लोग अभी के क्या है ना कि लोग पढ़ लिख रहे हैं, पहले के मुकाबले अभी ज़्यादा लोग पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। तो लोगों को हर चीज़ को समझना होगा, जल्दबाजी में आप किसी फैसले को नहीं ले सकते। जैसे अभी हम कोई मामला देखें तो हम किसी चीज़ का विरोध कर दिया, उस चीज़ की गहन जांच करनी चाहिए कि क्या मामला है, कैसे है, कौन सी पार्टी कैसे काम कर रही है, नहीं कर रही है, उसके बाद ही वो अपना स्टैंड ले सकते हैं। बाकी पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ करके अपने समाज के गरीब दबे कुचले लोगों को ध्यान दीजिए, कौन कितना परेशान है उसकी मदद कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोग आपको खुद नेता बना देंगे। आप विरोध करने की बात आप बोले तो एक मुझे एक बात याद आ गई कि इसी विधानसभा में जो इस बार जनसंख्या नियंत्रण पर जो बात हो रही थी नीतीश कुमार की, और जिस तरह से उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को जो है बताने का जो है वहाँ पे अपना तरीका जलवा दिखाया, एक तरह से कहिए तरीका कहिए दिखाया। एक तरफ से वो बता तो दिए, बाद में जो है लोगों ने उनको गलत कहा और जाकर के वो माफ़ी भी मांगे, लेकिन तेजस्वी जो है उनका टीका टिप्पणी था कि नीतीश जी सही ही बोले हैं। तो आपके हिसाब से ये क्या है? देखिए, सबसे पहली बात है कि माननीय मुख्यमंत्री ने बोला तो सही चीज़, लेकिन उनको बोलने का तरीका सही नहीं था। उनको थोड़ा लहजे में बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ भी है तो वो विधानसभा है। और दूसरी बात ये है कि अभी नीतीश जी जो बोलेंगे उसमें लालू के लाल का हाँ होगा, क्योंकि वो सपना देख रहे हैं कि मुझे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है। और मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव कभी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये मेरा अपना मानना है, बिना नीतीश कुमार के, बिना नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार को गद्दी इतना प्यारा है कि वो कभी बिहार के CM का पद नहीं छोड़ सकते। नहीं, वो तो बोल चुके हैं कि अब मैं राजनीति से जो है संन्यास ले लूंगा। और नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास ले लेंगे उस दिन JDU खत्म हो जाएगी। मेरा ये मानना है कि जिस दिन नीतीश कुमार ने राजनीति को छोड़ दिया उस दिन JDU 2 भागों में बढ़ जाएगी। जो सेक्युलर लोग होंगे वो अदर पार्टी में जाएंगे और जो कम्युनल लोग होंगे वो BJP में चले जाएंगे। नीतीश से ही JDU है, JDU से ही नीतीश है, बात खत्म। चलिए, आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में बातचीत करने के लिए। उत्कर्ष TV में उत्कर्ष TV की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी बाइट के लिए यहाँ पे आए, और पहली बार शायद आपसे आपके चैनल पे मेरा इंटरव्यू है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।